गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आवाज आ रही थी सभी को? Good morning, sir. Yes, sir. ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एडिशन कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? जैसा नाम बोल रहा है, ठीक है। तो कोई भी एडिशन कंपाउंड जो होता है, अगर मैं दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को कंबाइन करता हूं तब एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? एडिशन कंपाउंड, है ना। तो एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट्स, टू और मोर स्टेबल सॉल्ट्स। अब जो हमारे पास एडिशन कंपाउंड होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। वो एडिशन कंपाउंड आपका डबल सॉल्ट भी हो सकता है, और वो एडिशन कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब कि जो दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट को कंबाइन करके बनता है उसको एडिशन कंपाउंड बोलता हूँ। ठीक है। एडिशन कंपाउंड आपका डबल सॉल्ट भी हो सकता है, और एडिशन कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। ओके। अब बात करता हूं सबसे पहले डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट में जो आपका कंपाउंड होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट जुड़ते हैं बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन तो एक कंपाउंड बनता है जिसको मैं डबल सॉल्ट बोलता हूँ। तो व्हाट इज द डबल सॉल्ट? व्हेन टू और मोर सिंपलर सॉल्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो मैं बोलता हूँ उसको डबल सॉल्ट। अब आपको डबल सॉल्ट के तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज पोटाश अलम, है ना। तो पोटाश अलम का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, K2SO4। ये एक सॉल्ट है, पोटाशियम सल्फेट। दूसरा सॉल्ट ले लिया एलियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, ये दूसरा सॉल्ट है। और ये दो सॉल्ट किसके जरिए जुड़े हैं? बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर कितने होते हैं? 24H2 यहाँ पर होते हैं। तो दिस इज पोटाशियम, जिसको आप फिटकरी बोलते हो। आफ्टर शेव जो है वही यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक। तो दिस इज पोटाशियम। पोटाशियम एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा एग्जांपल है डबल सॉल्ट में, वो है आपके पास कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है पोटाशियम क्लोराइड साथ में दूसरा सॉल्ट आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये दोनों सॉल्ट जो है 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन से जुड़ते हैं। इसको क्या बोलता हूँ जी? इसको बोलता हूँ कार्नेलाइट। ये भी क्या है? कि डबल सॉल्ट। अगर तीसरे डबल सॉल्ट करता हूँ तो वो है आपके पास मोहर सॉल्ट, या जिसको आप फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हो। ठीक है। मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ये मोहर सॉल्ट है। तो कई बार तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, दिस इज मोहर सॉल्ट। अब ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी डबल सॉल्ट लूं और उसको मैं वाटर में डाल दूं, ठीक है, तो वो सारे के सारे अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। ठीक है। मान लिया कि मेरे पास जैसे पोटाश अलम ही है, अगर पोटाश अलम को मैं किस में डाल दूं? वाटर में डाल दूं, तो वो जितने भी आयन से कंपोज होके बना है वो सारे के सारे आयंस में फ्रेगमेंट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। जैसे K पॉजिटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब कि जो डबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? मतलब अगर मैं उस एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो वो
के पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा और Al3 पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा। मतलब एज ए वोल डबल सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको डबल सॉल्ट में बताया कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सारे के सारे आयंस में टूट जाते हैं, जबकि कुछ एडिशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, मतलब वो आयंस में नहीं टूटते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड ही है, बट उसमें फर्क क्या है कि जिन मतलब उससे मिलके वो बना होगा, जिन सॉल्ट से मिलके वो बना होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन करके रखते हैं, वो सारे के सारे आयंस में नहीं टूटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लेके, जैसे K4FeCN6 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखता हूँ। अब मान लिया कि मैं इस अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में भी डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। बाहर जो आयनिक पार्ट होता है वही टूटता है असल में। तो ये इस तरीके से टूटेगा, 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, ये इस तरीके से आयंस में टूट जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखा एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर में आयरन है और आयरन के साथ 6 साइनाइड जुड़े हैं। कितने साइनाइड जुड़े हैं? 6 साइनाइड जुड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, और हर साइनाइड पे -1 होता है, आपको पता है। हर साइनाइड पे -1 होता है, इस तरीके से 6 साइनाइड जुड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक चीज देखी कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है उसने अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन करके रखा, वो आयंस में फ्रेगमेंट नहीं हुआ। ठीक है जी, तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में? जो डबल सॉल्ट होगा वो भी एडिशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड है, बट डबल सॉल्ट होगा वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? यस सर। समझ आ रही है कि सभी को? यस सर। ओके, अब देखो आपको बेसिक थोड़ा इसका पता ही होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। मैं आपको जस्ट वो हाईलाइट करता हूँ, फिर हम इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से इस चैप्टर को अप्रोच करते हैं। ओके, तो जैसे अगर आपसे बेसिक उसकी बात करता हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट को मैं क्या बोलता हूँ? इस ब्रैकेट को मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलता हूँ इस ब्रैकेट को? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या आता है? जैसे मान लिया कि मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ इस तरीके से CONH36। ठीक है, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ CONH36, तो इसमें ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक। और इसके साथ ये जो NH3 जुड़ा है वो क्या है, वो लाइगेंड है। और ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक बात, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपको पता लग गया, और जो बाहर होता है उसको मैं आयोनाइजेशन स्फीयर बोलता हूँ। उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर है बेसिक? Yes, sir. यस और नो? ओके। अब अगर आपसे नेमिंग की बात करता हूं, ठीक है, नेमिंग से पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेता हूं आपसे थोड़ी सी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मान लिया कि जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा CONH3 पॉजिटिव, तो आपसे पूछ लिया गया कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे जी। 3. जो मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। ठीक बोल रहे हैं सबको क्लियर है ये +3 क्यों आया? क्लास में प्रेजेंट है उन सभी को क्या ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसे आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट में बताओ निकल की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? -2. Okay. कोई और आंसर जी? सभी का आंसर -2 ही है या कुछ और आंसर भी है? So +2. +2 या -2, सर कुछ कंफ्यूजन है। ओके। देखो जी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उस मेटल की निकलती है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती है, असल में जो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होती है। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, जो जिसकी निकालनी है उसको एक्स मान लिया। आपको पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो +1 × 2 है ना, और जिसकी निकालनी है उसको एक्स मान लिया। एक साइनाइड पे -1 होता है, तो -1 × 4 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0 and x will be equal to +2। क्लियर हो गई आपको ये बात? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे है? ओके, आप एक और क्वेश्चन करना। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है NiCO4, यहाँ पर बताओ कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? So -4. -4 कैसे आएगी जी? कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। कितना आंसर आएगा जी, जल्दी बताओ। आंसर इज 0। कितना आंसर आएगा? आंसर इज 0। वाई 0? बिकॉज ये जो लिगेंड है जिसको मैं कार्बोनाइल बोलता हूं वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे अमोनिया भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, किस पे चार्ज होता है। समझ आई बात है? अब कई बार आपसे देखो कैसा क्वेश्चन पूछा होता है, मैं आपको उस तरीके का क्वेश्चन एक बना के देता हूं। अभी मैं नेमिंग पे नहीं जा रहा हूं। मान लिया कि एक क्वेश्चन है COEN थ्राइस
3 पॉजिटिव। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम बताओ कितना आएगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या आपका आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कंपाउंड? सर ये न्यूट्रल है सर, ये डाई। इथाइलिन डायमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड जी। मैं देखो आपको बता देता हूं पहले, ये है इथाइलिन डायमीन और ये कैसा लिगेंड है? इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब कि एक इथाइलिन डायमीन मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक लिगेंड? दो, क्योंकि वो बाइडेंटेट है। तो तीन कितने बनाएंगे? अगर एक लिगेंड मेटल के साथ दो बॉन्ड बना रहा है क्योंकि वो बाइडेंटेट है, तो तीन लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 छह बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया 6। अब देखो, जो इथाइलिन डायमीन मैंने यहां पर लिखा वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा केस है, मेटल के साथ कोई न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। +3। व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर? आंसर कम्स आउट टू बी 9। क्लियर है ये बात? क्या आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं, आप करेंगे? यस सर। ओके। क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास COEN ट्वाइस ClBr और चार्ज यहां पर ले लिया मैंने +1। बताओ यहां पर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम कितना है? सर 9 ही आया इसमें भी। 9 नहीं आएगा ये। ऑक्सीडेशन नंबर सर इसमें 3 नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसमें? 3 सर। -1 कैसे आएगा? ये 3 ही आएगा। देखो, जिसका निकालना है कोबाल्ट का, उसको X बोल दिया, ठीक है। इथाइलिन डायमीन आपको अभी बताया कि न्यूट्रल है। एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, -1 लिख दिया। दूसरे ब्रोमीन पे भी चार्ज होता है -1 लिख दिया। इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है दैट इज +1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास X-2 इक्वल टू +1 एंड X विल बी इक्वल टू +1 +2। तो कितना आ जाएगा? X3 आ जाएगा। अब बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड के पास दो साइट्स हैं, तो दो के पास कितनी होंगी? 4 होंगी, ठीक है। और एक क्लोराइड मोनोडेंटेट है, एक ब्रोमाइड मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन बनाएगा, एक क्लोरीन बनाएगा और 4 बॉन्ड इथाइलिन डायमीन। कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट टू बी 6 और इन दोनों का सम आ जाएगा आपके पास अगेन। आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? अब देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इनमें से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? जैसे मैं कुछ ऑप्शंस आपको देता हूं। सोचो आंसर तब तक आप।
D, none of these. Which of the following is a homoleptic complex? देख लो, पहले मेरी बात सुनो। देखो, कॉम्प्लेक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल और केवल एक तरह का ही लिगेंड जुड़ा होता है। ठीक है, उसको बोलता हूं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज बाइंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा तरह के लिगेंड के साथ जुड़ी हुई है तो उसको मैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलता हूं। अब आंसर दो इसका। सर सेकंड वन इज होमोलैप्टिक, B1 इज सेकंड वन, बिल्कुल ठीक है जी आंसर। क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट है वो केवल और केवल एक तरह के लिगेंड के साथ जुड़ा है, जबकि हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो कोबाल्ट दो तरह के लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इन थर्ड ऑप्शन ऑल्सो कोबाल्ट इज बाउंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। तो आंसर इज बी ऑप्शन। और अगर आपसे ए और बी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए, ए और सी, सॉरी, है ना। ए और सी आपके हेटेरोलेप्टिक हो गए और बी ऑप्शन आपका होमोलेप्टिक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो आपने पीछे ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताया ना, तो इसमें जो ये इथाइलिन बताया 2, ये दिस इज मोनोवेलेंट। जी, एक्चुअली मैम ये जैसे ना लिगेंड की क्लासिफिकेशन होती है, हाँ एक जी होते हैं सर। मोनोडेंटेड, एक होते हैं बाइडेंटेड, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड में आएगा। ओके, सो बाइडेंटेट जो एक्चुअली से थोड़ा सा लेट हो गए, बाइडेंटेट जो होते हैं वो टू शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बाइडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जो दो साइड से मेटल को बाइट करता है, मतलब जिसके पास दो डोनर साइड्स होती हैं। जैसे अगर मैं इथाइलिन डायामीन की ही बात करता हूं, तो जैसे ये मेरे पास इथाइलिन डायामीन का एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं EN भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पर डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है। तो मतलब ये जैसे कोई मेटल एटम है तो एक नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसलिए इसको बाइडेंटेट बोला, क्योंकि इसके पास दो डोनर साइड्स। सर इन तीनों एग्जांपल में ऑक्सीडेशन नंबर सर 3 आएगा। सभी में 3 आएगा। सर मतलब जो ठीक है ऊपर जी। प्लस चार्जेस का मतलब 1 नहीं होता है थर्ड इसका ऑप्शन में मतलब सर। थर्ड थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन है, देखो जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये जो ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लिखा होता है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 लिखता हूं, अगर यहाँ पर -1 लिखता तो इक्वल टू -1 लिखता, अगर +1 है तो उसको +1 लिखूंगा। बाकी यहाँ पर कोबाल्ट की निकालनी है तो X मान लिया इसको, अमोनिया न्यूट्रल है इसको लिखेंगे नहीं, और ये आ जाएगा आपके पास -1 × 2, दैट विल बी इक्वल टू +1। तो X - 2 इक्वल टू +1 एंड X विल बी इक्वल टू +1 + 2, व्हिच कम्स आउट टू बी +3। क्लियर है ये बात? कोई डाउट जी किसी को यहाँ तक? ओके, तो अब फिर नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज K3FeCN6। ठीक है, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी नेमिंग करके बताओ। पहले मुझे ये बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, कैटाइनिक है, एनाइनिक है? सर न्यूट्रल है। कैसा? कोई और आंसर जी? कैटाइनिक है सर, +3 चार्ज इसमें ये नहीं है। देखो जी, मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, या तो डायरेक्टली चार्ज डिस्प्ले करके दे दे इस तरीके से। ठीक है, तब हमें कैटाइनिक एनाइनिक का पता लग जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास कैटाइनिक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनाइनिक है। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ लिखा है, जैसे इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होता है हमेशा?
कॉम्प्लेक्स आपका हमेशा एनायनिक होता है। क्यों एनायनिक होता है वो भी बताता हूं। देखो जी, जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालूंगा, एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा, तो ये कैसे टूटेगा, 3K पॉजिटिव साथ में FeCN6 3 नेगेटिव। तो आई थिंक अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। क्या आपको बात समझ में आई? अब मान लिया कि सिमिलरली मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जैसे CONH3 6Cl3। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? अब ये कॉम्प्लेक्स केटाइनिक कैटायनिक। है। ध्यान मतलब रखिए, इससे अगर पहले कोऑर्डिनेशंस किए कॉम्प्लेक्स से पहले लगा हो सर कुछ? तो एनायनिक होगा, अगर कॉम्प्लेक्स के बाद में कुछ लगा हो तो केटाइनिक होगा। ओके। क्लियर हो गई ये बात? बहुत सिंपल सी बात है ये। तो अब इसकी नेमिंग बताओ जी करके। जल्दी से बताओ जी, और क्वेश्चन करने हैं हमें अभी। हो गया जी? इतना टाइम थोड़ी लगेगा। सर इसमें सर आयरन को कैसे लिखेंगे, फेरेट करके या मतलब? देखो जी, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कैटायनिक एनायनिक का कंसेप्ट आपको इसलिए बताया मैंने कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो जो मेटल का नाम होगा दैट एंड्स विद वर्ड एट। जैसे आयरन को फेरेट बोलूंगा, कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलूंगा, जिंक को जिंकेट बोलूंगा, क्रोमियम को क्रोमेट बोलूंगा, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट बोलूंगा, सिल्वर को अर्जेंटेट बोलूंगा, है ना, गोल्ड को ऑरेट बोलूंगा, लेड को प्लम्बेट बोलूंगा, है ना, उस तरीके से। ये केवल और केवल एनायनिक में होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो मेटल का नाम जैसा है वैसा ही लिया जाएगा। सर पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटाशियम हेक्सा साइनोफेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हेक्सासाइनो। ओके। देखो, मैं लिख के बता देता हूं जल्दी से, इसका नाम आ जाएगा आपके पास। यहां पर चाहे पोटाशियम 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, उसको हम केवल और केवल पोटाशियम ही लिखेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड से पहले उसके नंबर को देखेंगे, है ना। तो पोटाशियम आ गया, उसके बाद 6 का मतलब हेक्सा साइनो या साइनाइडो, एक ही बात है, ठीक है। अब एनाइनिक है तो इसको लिखूंगा फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो वो रोमन में से लिखी जाएगी 3। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास CONH3 और H2O2 Br2। जल्दी से इस कॉम्प्लेक्स का नेम बताओ, और ऐसा भी बताओ कि कैटायनिक है या एनायनिक है। कैटायनिक है सर। बिल्कुल ठीक है जी, कैटायनिक बात ठीक बोल रहे हैं सारे। अब इसकी नेमिंग करो। देखो, जब आपको ये पता लग रहा है कि कैटायनिक है या एनायनिक है, तो आपको ये भी पता साथ में लग जाना चाहिए कि मेटल का नाम कैसे लिया जाएगा इसमें। अब इधर कोबाल्ट को मैं, कोबाल्ट ही रहेगा सर। हाँ कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट। पर कोबाल्ट। टेट्रामाइन। अब यहां पर भी एक चीज देखना, लिगेंड 2 तरह के हैं, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। जैसे कि यहां पर NH3 है, NH3 को क्या लिखता हूं, एमीन लिखता हूं, और इसको लिखता हूं एक्वा। अब देखो, फर्स्ट और फर्स्ट अल्फाबेट टाई हो गया, उसके बाद यहां पर M है, यहां पर Q है, तो M कम्स फर्स्ट, तो मतलब पहले इसको लिखूंगा, है ना। तो लिखा जाएगा टेट्रा
एमीन, डाया एक्वा, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। कोबाल्ट 3 या कोबाल्ट 2? कोबाल्ट सर टू ही आएगा, बीच न्यूट्रल है। जो ही आएगा, कोबाल्ट 2 ब्रोमाइड। क्लियर है बात सबको? सर ये ये नेमिंग अमीनो ही रहेगा, टेट्रा अमीनो, अमीनो कब होगा फिर, जैसे टेट्रा अमीनो लिखते हैं हम डायरेक्ट? टेट्रामीनो नहीं लिखते जी, अच्छा, अमीन ही रहता है। अमीन ही रहता है। सर अगर वाटर की जगह साइनाइड होता तो किसको लिखना था पहले, अमीन या साइनाइड? तो तब भी अल्फाबेटिकली ए ही पहले आता है जी, सी तो बाद में आएगा ना, ए बी सी। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। K3 CONO2 6, बताओ जी इसका नाम। सर पोटाशियम, जी, हेक्सा, नाइट्रो, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 नेगेटिव। सर कोबाल्ट पे 2, सर 3 आएगा, 3 पोटाशियम, हेक्सा नाइट्रो, नाइट्राइटो, ऐसे डाइनाइट्रो। तो होता है इसको, हेक्सा नाइट्राइटो एन। तो इससे घबराना नहीं है। जो अब देखो ना, NO2 जो है वो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब कि ये NO2 नेगेटिव की तरह भी काम कर सकता है आपके पास, और ONO नेगेटिव की तरह भी काम कर सकता है। अब अगर नाइट्रोजन डोनर होगा तो हेक्सा नाइट्राइटो एन लिखूंगा, अगर ऑक्सीजन डोनर होता तो हेक्सा नाइट्राइटो ओ लिखता। ठीक है, आगे आ जाएगा आपके पास कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट करेंगे सर। करो उसको जल्दी से। सही, क्या लिखा आपने? K2 K2HgI4। पोटाशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2। ठीक है, क्या नाम आएगा इसका? पोटाशियम टेट्रा आयोडाइडो बोलेंगे इसको, आयोडाइडो, या आइडो भी बोल सकते हैं, मर्क्यूरेट 2। क्लियर है जी सबको ये? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास फिर।
पेंटामीन ब्रोमाइड क्लोराइड प्लेटिनम। पेंटा अमीन, उसके बाद क्या बोला जी? क्लोराइड दो हो गया ना फिर। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आपने पूछा कि ओ कब लगता है, ठीक है? तो जो भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं, जैसे अगर मैं इनके आयंस के नाम आपसे पूछूं ना, जैसे ये Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, तो इसको आप बोलते हो क्लोराइड, है ना? इसको बोलते हो ब्रोमाइड। आयंस में ऐसे ही बोलते हो ना इनको। अब जब ये एज ए लिगेंड यूज होंगे तो ये जो आइड होगा ये IDO बन जाएगा, ठीक है? जैसे क्लोराइड को बोलूंगा क्लोरिडो, ब्रोमाइड को बोलूंगा ब्रोमीडो, साइनाइड को बोलूंगा साइनाइडो, ठीक है? कार्बोनेट को बोलूंगा कार्बोनेटो, सल्फेट को बोलूंगा सल्फेटो, ठीक है? तो क्या आंसर आएगा जी इसका? तो पेंटामीन, क्लोरिडो, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी प्लेटिनम? प्लेटिनम, ब्रोमाइड। सर जैसे Br3 है तो सिंपल ब्रोमाइड ही रहेगा, राइट? ऐसा पर कुछ नहीं ब्रोमाइड लगेगा। ही रहेगा। ये तो बताया आपको कि जैसे मान लिया यहाँ पर K3 था तो उसको पोटाशियम ही लिखा, तो इसको भी फिर ट्राई पोटाशियम लिखना चाहिए था। यहाँ पर जो बाहर होते हैं ना, जो एज ए काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर आते हैं, उनके नंबर को नहीं हम लिखते हैं। ओके क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। एक, एक ये और देखो क्वेश्चन अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का बता दो कैसे आई ये प्लेटिनम वाले में, इसका है थोड़ा सा कि मुझे आइडिया नहीं लग रहा। -1 होता है और यहाँ पर ओके, 3 ब्रोमीन है तो -1 × 3। अमोनिया ओके। न्यूट्रल है तो x अच्छा, इन सभी का -1, चार्ज देखा जाता है और उसके साथ किया जाता है फिर। जी x-4 = 0 और x यहाँ पर +4 आ जाएगा। देखो ना, 3 ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -3, x -4 = 0, x = ठीक है सर, क्लियर हो। नेक्स्ट करना जी CuCN4 3 नेगेटिव। टेट्रासाइनेटो क्यूपरेट 3। टेट्रासाइनाइडो क्यूपरेट क्यूपरेट 3। 3 3 कैसे आया? ऑक्सीडेशन थ्री, स्टेट सर। Cn-1 ही है तो फिर -4 और फिर -3। ऊपर चार्ज भी देखो ना क्या लगाया मैंने, x -1 × 4 = -3, x -4 = -3 and x will be equal to -3 + 4, x equal to +1 आएगी ऑक्सीडेशन। सर मुझे लगा साइनाइड भी न्यूट्रल ही है। साइनाइड कहाँ पे न्यूट्रल बताया मैंने? वहां पर तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास? टेट्रा साइनाइडो क्यूपरेट 1 और आयन आएगा लास्ट में। अब आप बोलोगे कि आयन हमें कैसे पता लगेगा कि आयन आएगा या नहीं आएगा? अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स पे पहले से चार्ज डिस्प्ले करके दे रहा है तभी आयन वर्ड यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात? अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे पहले से ही चार्ज लिखा है तभी आयन वर्ड आएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका नाम बताओ।
सर टेट्रामीन डाइक्लोराइडो आगे जी। कोबाल्टेट 1 आयन। सो 3 आएगी। हाय कोबाल्टेट। +3 3 कोबाल्ट ही रहेगा। +3 मैंने आपको बताया और कि आगे एनाइन के केस में ही कोबाल्टेट आता है और 3 आएगी जी ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्रा एमाइन डाया क्लोराइडो कोबाल्ट 3। बहुत सिंपल नेमिंग है ये, कॉम्प्लेक्स तो मैं करवा ही नहीं रहा हूं। नेक्स्ट करना जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। AuCN2 नेगेटिव। चलो एक क्वेश्चन ये कर दो, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, थोड़ा मतलब जिसमें थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई हो। Na3AlF6, ये 2 कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर दो। सर AU को तो गोल्ड होता है ना, नहीं सिल्वर का होता है ना सर। AU सिल्वर का होता है जी। सर डाइसाइनो रेड है। डाया डायासाइनो ऑरेट साइनो या साइनो ऑरेट 1 आयन 1 आएगी। होता है जी, और उसको अर्जेंटेट बोलते हैं अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। गोल्ड का AU होता है, उसको ऑरेट बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट सोडियम हेक्सा क्लोरिडो एल्यूमिनेट 3। तो नेमिंग में मैं इतना ही करवा रहा हूँ जी, बाकी जो भी चैप्टर बचता है वो नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग की हो सकता है तो प्रैक्टिस करो। क्लियर है ये बात? कोई डाउट किसी को? सर प्लेटिनम वाला जो निकाली थी ना आपने, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फिर से 4 कैसे आई है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ये Br, तो इसको हम 0 के परली साइड नहीं लेंगे जैसे? मैं फिर से बता देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर प्लेटिनम को X मान लिया, ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन के ऊपर -1। इसको परली तरफ हम कब लेते? इसको हम परली तरफ तब लेते अगर इसका चार्ज मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके देता पहले अच्छा, से। Br को इसके साथ ही लेना है? इसके साथ ही लेना है जी, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर किसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने K3 लिखा या K2 लिखा, तो आप उसको इसके साथ ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो ये भी साथ में ही कंट्रीब्यूट होगा। ओके। तो X-1 यहाँ पर ये आ जाएगा -1 × 3 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास X-1 -3 इक्वल टू 0, X-4 इक्वल टू 0 और X आ जाएगा आपके पास। सर यही था कि Br को इसके साथ ही लेना है या नहीं? ठीक है सर। नहीं, इसके साथ ही लेना है जी, बिल्कुल इसके साथ ही लेना है। ठीक है मान सर। लीजिए कि जैसे मैं एक और कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ CONH3 6Cl3। तो यहाँ पर तो देखो अगर इसके साथ नहीं लेंगे तब तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आएगी हमेशा, तो ये इसके साथ ही लिया जाएगा। अमोनिया न्यूट्रल है, इसकी निकालनी है, तो X-1 × 3 इक्वल टू 0, X-3 इक्वल टू 0 और X यहाँ पर +3 आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और बाकी जो कल मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है उसके सॉल्यूशन मैं आपको आंसर की जो है आज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके,
अगर किसी ने सॉल्व नहीं की है तो उसको सॉल्व कर लेना, और कोशिश करूंगा कि अगर ये पॉसिबल हो पाया, कुछ नेमिंग की असाइनमेंट अगर बन पाई तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर।